राशिद ने लड़की का जायजा लिया। इसके अंदाजे के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 22 साल थी और वो एक कबूल सूरत लड़की थी। सांवला रंग, पतले पतले होंठ और भारी छाती, मतलब कि निस्वानी हसन से मालामाल थी और कद भी आम औरतों से थोड़ा निकलता हुआ था। इसे किसी हद तक खूबसूरत समझा जा सकता था। जब राशिद ने देखा कि वो खामोश है और उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही, तो इसने लोगों से पूछा, कोई इसको जानता है? सब ने नफी में जवाब दिया। राशिद ने इसे गाड़ी में बैठने को कहा तो वो पीछे बैठ गई। राशिद ने लोगों से पूछा, साथ में कौन जाएगा बतौर गवाह? किसी ने भी साथ जाने की हामी ना भरी। लोग पुलिस से ऐसे डरते हैं जैसे बवासीर वाला बंदा सालन में तेज मिर्चों से। राशिद ने जब देखा कि कोई साथ नहीं जाएगा, तो इसने लड़की को आगे अफसर वाली सीट पर बिला लिया, मुबादा पीछे से कहीं कूद ही ना जाए। लड़की राशिद के साथ बैठ गई और राशिद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। राशिद ने इसकी तरफ देखा, वो खामोशी से होंठ काट रही थी। राशिद की निगाह उसकी छाती पर पड़ी जिस पर दोपट्टा हटा हुआ था। राशिद की पैंट में थोड़ी हलचल हुई। राशिद ने अपना हाथ गियर से उठाकर अपने जिस्म पर रखा और इसे मसलने लगा। लड़की ने कुन आंखों से राशिद के हाथ की तरफ देखा जिससे इसने अपना हथियार पकड़ा हुआ था और इसे मसल रहा था। राशिद ने जब देखा कि लड़की ने इसे मसलते देख लिया है, तो इसने अपना हाथ वहां से उठाकर स्टीयरिंग पर रख लिया। इसने लड़की से इसका नाम पूछा। सबा। लड़की ने आहिस्ता से जवाब दिया। राशिद ने इससे पूछा, क्यों मरना चाहती हो? सबा ने कोई जवाब नहीं दिया। सबा खामोश थी, लेकिन राशिद के ज़हन पर मज़े करने का भूत सवार हो चुका था और उसके ज़हन पर शैतानियत छा चुकी थी। इसने सबा की तरफ देखा। इसकी जानदार छाती अब भी अलहदा ही नजर आ रही थी, दोपट्टा हटा हुआ था। राशिद ने दोबारा पूछा, सबा क्यों खुदकुशी करने लगी थी? अम्मी से लड़ाई हुई थी, इसलिए मरना चाहती थी। सबा ने आहिस्तगी से जवाब दिया, अभी तुम्हारी उम्र ही किया है, तुमने अभी देखा ही किया है इस दुनिया में। राशिद का हाथ स्टीयरिंग से गियर पर चला गया। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम्हें शायद अभी इसका एहसास नहीं है। ये कहते हुए इसका हाथ सबा की रान पर रींग गया। सबा की नर्म रान पर राशिद का हाथ आहिस्तगी से हरकत करने लगा। सबा ऐसी थी जैसे इसे सांप सूंघ गया हो। इसकी तरफ से किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी, कोई रोक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर इकरार का भी कोई शाइबा नहीं था। ऐसे लगता था जैसे इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस किस्म का रद्दे अमल जाहिर करे। घर से वो खुदकुशी करने निकली थी और फिर गाड़ी में वर्दी वाला अपनी हद से बढ़ रहा था, लेकिन दिमाग पर बेहिस्सी छाई हुई थी। लेकिन इसकी बेहिस्सी इस वक्त खत्म हो गई जब राशिद का हाथ आहिस्तगी से इसकी रानों के दरमियान इसकी तरफ बढ़ा। इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और सबा ने बे-इख्तियार राशिद का हाथ परे धकेल दिया। सबा होश की दुनिया में वापस आ चुकी थी। राशिद ने इसकी तरफ से मुज़ाहमत महसूस करते हुए अपना हाथ उसकी रानों की तरफ दोबारा ना बढ़ाया। राशिद पहले इसे बातों से राम करना चाहता था। इसे पता था कि ये अभी जज्बाती है और खुदकुशी करने आई थी, ऐसे में कोई मसला खड़ा ना कर दे और इसे नौकरी से हाथ ना धोने पड़ जाए। राशिद ने सदियों पुराना औरतों के लिए बनाया हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिससे औरत आम तौर पर चित हो जाती है। जी हाँ, आप सही समझे, इस हथियार का नाम है तारीफ। सबा, तुम बहुत हुसैन हो, तुम्हारा हसन ही ऐसा है कि जाहिद भी गुनाह पर आमादा हो जाए। सॉरी, मैं बहक गया था, राशिद ने सबा पर तारीफ का जाल फेंकते हुए कहा। सबा बिल्कुल खामोश रही, इसने कोई जवाब नहीं दिया। राशिद ने लाग बिक से पेंसिल और वरक लिया और उस पर अपना नंबर लिखकर सबा की तरफ बढ़ाया, ये कहते हुए, किसी किस्म का कोई मसला हो तो तुम इस नंबर पर राब्ता कर लेना, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करूंगा। सबा, तुम बहुत प्यारी हो। वो जिंदगी जिसे तुम खत्म करने जा रही थी, इसे मेरे नाम कर दो। ओ सबा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश बैठी रही। सबा ने राशिद के मोबाइल नंबर वाला कागज हाथ में पकड़ा हुआ था। राशिद ने सोचा कि पुलिस स्टेशन में कोई इस कागज के बारे में पूछ ना ले और उसका नंबर देखकर उसके साथ ही उसका मजाक ना उड़ाए। राशिद ने इसके हाथ से वो कागज ले लिया। सबा ने इस पर भी कोई रद्दे अमल नहीं दिया, इस दफा भी खामोश थी। राशिद ने इसे अपना नंबर ज़बानी बताया और 2-3 दफा दोहराया। इस दौरान पुलिस स्टेशन आ गया और राशिद सबा को लेकर इंचार्ज के कमरे में चला गया। इंचार्ज एक उधेड़ उम्र आदमी था और शुगर का मरीज था, इसलिए वो औरतों को शहवत भरी नजरों से देखने के काबिल नहीं रहा था। इसने सबा को सरसरी नजरों से देखा और राशिद से पूछा, ये कौन है?
ये खुदकुशी करने लगी थी और बस चंद लम्हे देर हो जाती तो इस वक्त ये आपके सामने खड़ी ना होती, बाजवा साहिब, राशिद ने इंचार्ज को बताया। ये नहर वाले पिल से कूदने लगी थी कि एक आदमी ने पीछे से पकड़ लिया और मेरे हवाले कर दिया। मैं इसे आपके पास ले आया हूं। बाकी की कानूनी कार्रवाई आपकी बोरियत का सबब बन सकती है, इसलिए हज़्फ कर रहा हूं। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि खुदकुशी वाहिद जुर्म है जिसकी तकमील पर मुजरिम को सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि सज़ा जिंदा अफराद के लिए है। लड़की का मामला था, इसलिए इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की गई और इसे इसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एक दो दिन तक सबा राशिद के हवास पर छाई रही और फिर एक नाके के पास नई आई लड़की के साथ रात गुजारने के बाद सबा राशिद के जहन से निकल गई। इस वाकया के तकरीबन 10 से 15 दिन बाद रात 2 बजे के करीब राशिद के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज़ लड़की की थी। आप कौन? लड़की ने राशिद से पूछा। सबा की अपनी अम्मी से किसी बात पर तकरार हुई थी। इसकी अम्मी ने सबा को गांव की जाहिल औरतों की तरह गालियां देना शुरू कर दी। एक गाली ने सबा को जज्बाती कर दिया क्योंकि इसके दिल में चूर था। वो अपने कजिन से मज़े करवा चुकी थी। जब इसकी मां ने इसे गाली देकर कहा तो ना जाने क्यों सबा के दिल पर यह गाली ताजियाने की तरह लगी और वो जज्बाती होकर मरने के लिए घर से निकल आई। मां ने समझा कि पास पड़ोस के किसी घर में गई है। सबा ने नहर में डूबकर मरने का सोचा और नहर पर चली गई। इसकी जिंदगी अभी बाकी थी। ऐन इस वक्त जब वो छलांग लगाने के लिए पिल की दीवार पर चढ़ी तो इसे किसी ने पकड़ लिया और वो चाहने के बावजूद भी मर ना सकी। लोगों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। सबा इस वक्त घबराई हुई थी। वो पुलिस की हिरासत में थी और जो लड़की एक दफा थाने का चक्कर लगा ले, इसे मुआशरा अच्छी निगाह से नहीं देखता। वो बहुत परेशान थी क्योंकि अब बदनामी उसके माथे का टीका बनने वाली थी। वो इसी सोच में गुम थी कि इसे अपनी रानों पर पुलिस वाले के हाथ का लम्स महसूस हुआ। परेशानी ने इसके होश उड़ाए हुए थे, इसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। इस दौरान पुलिस वाले का हाथ उसके जिस्म के दाने से टकराया तो इसके जिस्म ने एक झुरझुरी ली और उसने इसका हाथ बेइख्तियार झटक दिया। पुलिस वाले के हाथ ने इसके अंदर की औरत को जगा दिया था। वो सारी परेशानी भूल चुकी थी और दोबारा से पुलिस वाले की तरफ से जिस्मानी छेड़छाड़ की मुंतजिर थी, लेकिन इसने दोबारा ऐसी कोई हरकत ना की और बाकायदा इससे माजरत की। जब इसने सबा के हसन की तारीफ की तो सबा में कुछ कुछ होना शुरू हो गया था, लेकिन बात तारीफ से आगे नहीं बढ़ी। जब पुलिस वाले ने इसे नंबर वाली पर्ची दी तो सबा खामोश रही और वापस लेने पर दिल में हैरान भी हुई थी, लेकिन जब पुलिस वाले ने अपना नंबर ज़बानी दोहराया तो इसके जहन में ये नंबर फिक्स हो गया था। इस वक्त इसने ये नहीं सोचा था कि इसका किसी किस्म का पुलिस वाले से ताल्लुक बनेगा। थाने से जब इसके अबू इसे घर लाए तो घर वालों ने बहुत लानत मलामत की और सबा ने घर वालों से दोबारा ऐसी हरकत न करने का वादी कर लिया। इसी रात सबा सोई तो ख्वाब में इस पुलिस वाले को देखा। सबा और वो मज़े कर रहे थे। इसका मोटा ताज़ा एक झटके से दाखिल हुआ तो एक चीख सबा के मुंह से निकली और उसकी आंख खिल गई। इसकी मां ने पूछा, क्या हुआ सबा? ख्वाब में डर गई थी, सबा ने अपनी अम्मी से कहा। कमरे की लाइट ऑन थी और सबा अपने बिस्तर में थी। कोई मशकूक बात न थी, इसलिए इसकी मां ने कहा, बेटी कुछ पढ़कर सोया करो। ये कहकर उसकी मां ने दूसरी तरफ करवट ले ली। लेकिन सबा की नींद उड़ चुकी थी। ये नहीं था कि सबा ने पहले कभी नहीं किया था। सबा पहले अपने कजिन के साथ कर चुकी थी। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन सबा का कजिन उनके घर आया। घर में कोई नहीं था सिवाय सबा के। सबा के कजिन ने इस दिन सबा से जुबानी मजाक किए थे, लेकिन अमली तौर पर कोई हरकत नहीं की थी। सबा जवान थी। तन्हाई में जब इसका कजिन आया तो इसका जहन फिर अगंदे हो गया था और वो मज़े करने पर भी आमादा थी, लेकिन कजिन की बदकिस्मती के वो ना समझ सका। इसके जाने के थोड़ी ही देर बाद उसका दूसरा कजिन अधमका था। इसने तन्हाई और मौका का फ़ायदा उठाते हुए सबा को पकड़ लिया जब वो किचन में इसके लिए चाय बना रही थी। सबा ने मामूली सी मुज़ाहमत की और फिर उसकी बाहों में समा गई। वो सबा को कमरे में ले गया। वहां इसने सबा के साथ वो कुछ किया था कि अगले दिन तक भी लालगी नहीं गई थी। सबा के जिस्म में मज़े की लहरें गर्दिश करना शुरू हो गई थीं और मज़े की ये लहरें इस वक्त थम गईं जब इसने हद पार कर ली थी।
इस मज़े के बाद सबा ने इस काम से तौबा कर ली थी और दोबारा अपने इस कजिन को मौका नहीं दिया था। पुलिस वाले ने 2 सालों के बाद दोबारा से इसके जिस्म की आग पर तेल फेंक दिया था और वो दोबारा से इस काम के लिए आमादा हो गई थी। इसके पास पुलिस वाले का नंबर था लेकिन बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक रात इसने पुलिस वाले का नंबर डायल कर ही दिया। पुलिस वाले से सबा ने पूछा, आप कौन? राशिद लड़की की आवाज़ वो भी रात में सुनकर हैरान रह गया। इसने कहा, मैं राशिद हूँ। आप? सबा ने कहा, मैं बताती हूँ, पहले आप बताओ अब जॉब किया करते हैं। मैं पुलिस में होता हूँ। मैं सबा, जिसको आप नहर वाले पिल से पुलिस स्टेशन लेकर गए थे। अच्छा, वही खुदकुशी वाली? जी मैं वही हूँ, सबा ने कहा। राशिद आप कैसी हैं? आप तो जाकर भूल ही गई। अगर भूली होती तो कॉल कैसे करती आपको? आप सुनाई, पुलिस वाले कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। वैसे आप बहुत शरारती हैं, पुलिस वाले, सबा ने कहा। इस तरह राशिद और सबा में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती बेतकल्लुफी में बदल गई और फिर राशिद ने सबा से पूछा, आपका नंबर किया है? सबा हंसते हुए, जूते का। राशिद ने भी एक कहका लगाया और कहा, नहीं जी, आपकी नर्म व गुदाज छाती का। ओ सबा, आपने कब इसका गुदाज देखा? देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं और दूर से ही पहचान लेते हैं। आप तो बिल्कुल मेरे साथ बैठे थीं गाड़ी में और दोपट्टा भी हटा हुआ था। सच पूछो तो इस दिन आपको देखकर ही मेरे बदन में गर्मी चढ़ आई थी, राशिद ने कहा। सबा ने कहा, जी मुझे पता है आप बहुत बदतमीज़ हो। वैसे आपकी नौकरी बहुत मज़े की है। जी हाँ, बहुत मज़े की है। 20,000 तनख्वाह है, घर का माहाना खर्च, बच्चों की फीस, बिजली गैस का बिल भी उन 20,000 में। बीवी बच्चे बीमार हो जाएं तो उन 20,000 में से ही इलाज करवाना पड़ता है। वालिदैन में से कोई बीमार हो तो भी उन 20,000 में इलाज करवाना पड़ता है। हुकूमत ने कोई सहूलत नहीं दी एक तनख्वाह के अलावा, और तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा कि 10 दिन नहीं चलती। मज़े की बात यह है कि बनिक वाले भी पुलिस को लोन नहीं देते। बहुत सारे पुलिस वालों के घर वाले इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते और हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है कि अपना घर वालों का इलाज करवा सके। राशिद की तकरीर अभी जारी ही थी कि दरमियान में सबा बोल पड़ी, पुलिस वाले, तुम तो सीरियस ही हो गए। मैंने तो ऐसे ही बात की थी। मैं भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि हम कितने मज़े में हैं, राशिद ने सबा से कहा और बात को आगे बढ़ाते हुए। बस सबा, मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, वरना कोई हाल नहीं पुलिस वालों का। हमसे तो रेली वाले अच्छे हैं जो अपनी मर्जी तो कर सकते हैं। हम ईद वाले दिन भी ड्यूटी पर होते हैं, घर वालों के साथ ईद भी नहीं मना सकते। पुलिस वाले, अब बस भी करो, सबा ने उकताए हुए लहजे में कहा। राशिद, जरा फिर से कहना, सबा ने पूछा। पुलिस वाले, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, सबा ने एक ही सांस में 4-5 दफा बोल दिया। राशिद, ऐसे नहीं तो फिर कैसे? सबा ने कहा। राशिद, छोड़ो उन बातों को। मैंने तुमसे तुम्हारा नंबर पूछा था। 36 का पहनती हो, सबा ने कहा। पता नहीं कब हाथ में आएंगे। सबा और राशिद बेतकल्लुफी से आगे निकल चुके थे और एक दूसरे के साथ मज़े करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों बहुत फरी हो चुके थे। इसी तरह बातों से राशिद और सबा का वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन सबा ने राशिद से कहा, मैं कल बाजार आ रही हूँ अपनी सहेली के साथ। इसने भी अपने यार से मिलना है। हम कल सुबह 10 बजे घर से निकलेंगी और रिक्शा से सदर चौक उतरेंगी। तुम 10:15 बजे सदर चौक मेरा इंतज़ार करना। राशिद ने इसे 10 बजे सदर चौक मिलने का वादी किया। राशिद के दिल में लड्डू फूट रहे थे। सबा ने बालाखर मिलने का टाइम दे दिया था। राशिद ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, यार मुझे कल अपने फ्लैट की चाबी देते जाना। नासिर राशिद का दोस्त था जो एक कच्ची आबादी में किराए के कमरे में रहता था और बस कंडक्टर था। वो सुबह 6 बजे निकलता था और शाम 8 बजे वापस आता था। राशिद की इससे दोस्ती एक एक्सीडेंट के दौरान हुई थी जब नासिर की बस से एक मोटरसाइकिल सवार टकराकर जख्मी हुआ था और बात पुलिस तक पहुंच गई थी। वहां राशिद को पता चला कि नासिर अकेला रहता है। राशिद खुद एक रंगीन मिजाज और अय्याश इंसान था, इसलिए इसने बस वालों की फेवर की और इस तरह नासिर से दोस्ती कर ली। बाद में काफ़ी दफ़ा राशिद ने इसके फ्लैट में रंग रलियां मनाई थीं और सबा की भी नासिर के फ्लैट में करने वाला था।
रात सबा और राशिद की बातें सुबह की मुलाकात से मुताल्लिक रहीं। सबा थोड़ा बहुत डर रही थी, जबकि राशिद इसका डर खत्म करने की कोशिश कर रहा था। ये खेल ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। ये लड़की की किस्मत है कि इसके साथ धोखा ना हो, वरना तो लड़की मिलने एक से जाती है और आगे 4 लड़के तैयार बैठे होते हैं। आज तक किसी को इस बात की समझ नहीं आई कि एक लड़की दिन को कॉकरोच से डर जाती है, लेकिन रात में अकेली 2 मील पैदल लड़के से मिलने चली जाती है। ये औरत का डर कैसे खत्म कर देती है। अगले दिन 10 बजे से पहले ही राशिद सदर चौक पहुंच गया। थोड़ी देर बाद सबा अपनी सहेली के साथ रिक्शा से उतरी तो राशिद उसकी तरफ चल दिया। सबा ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई थी और बहुत ताज़ा दम लग रही थी। राशिद ने सबा को साथ लिया और बाइक पर पीछे बिठाकर चल पड़ा। सबा, पुलिस वाले क्या हाल चाल हैं? राशिद ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ? पुलिस वाले, मैं भी टप टॉप हूँ। तुम कब पहुंचे सदर चौक? सबा ने पूछा। राशिद, 10 बजे से चंद मिनट पहले। वाह, क्या बात है, वक्त से पहले पहुंच गई, ये तो मौजिज़ा हो गया, वरना तो ये टीम तो हमेशा लेट पहुंचती है। सबा ने हंसते हुए कहा। टीम वक्त पर पहुंच जाए तो मुसीबत, अगर लेट पहुंचे तो भी मुसीबत, राशिद ने कहा। सबा, वो कैसे? अगर किसी डाकू को मार दें, बेशक वो इश्तिहारी हो, तो अदालत ने ये नहीं देखना कि इस पर पहले से 50 पर्चे थे। इसने पुलिस से यही कहना है कि डाकू ने फायरिंग की, तो कोई वर्दी वाला नहीं मरा, और वर्दी वाले की फायरिंग से डाकू मर गया, ये जाली मुकाबला है। फिर इंक्वायरियां भगतों और अदालत में खजिल अलहिदा से और बहुत कम अफसर साथ देते हैं। अगर वर्दी वाला मर गया तो इसके बीवी बच्चे रुल जाते हैं। महकमा दोबारा इसके घर वालों को पूछता तक नहीं। इससे बेहतर है कि बंदा लेट पहुंचे। डाकू कभी ना कभी हाथ लग ही जाने हैं, लेकिन ये जिंदगी नहीं। राशिद की तकरीर अभी जारी ही थी कि सबा ने अपना जिस्म राशिद के जिस्म से लगाते हुए कहा। पुलिस वाले, एक तो तुम स्टॉट हो जाओ तो रुकने का नाम नहीं लेते। अब ये फजूल गुफ्तगू खत्म करो, कोई और बात करो। सबा के नर्म व गुदाज हिस्से जैसे ही राशिद के जिस्म से टकराए तो इसके जिस्म में लज्जत आमेज लहरें हरकत करने लगे और वो लेक्चर भूल गया। वो नासिर के कमरे में पहुंच गए। कमरे में एक सिंगल बेड, एक पुराना सा सोफा सीट और कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीजें थीं। सबा सोफा पर बैठ गई और राशिद ने अंदर से कमरे की चटखनी लगा दी। चटखनी लगाते हुए राशिद के हाथ अंदरूनी जोश से हल्के हल्के कांप रहे थे। चटखनी लगाने के बाद राशिद भी सोफा पर सबा के साथ बैठ गया। आने वाले लम्हात का सोचकर सबा का जिस्म भी होले होले कांप रहा था। राशिद सबा के करीब होते हुए रोमांटिक लहजे में, कैसी हो मेरी जान? सबा जज्बात की शिद्दत से लरसती आवाज में, मैं ठीक हूं। आज तुमसे मेरी मुलाकात वाला सपना पूरा हो रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ हो। आज का दिन मेरी जिंदगी का हुसैन तरीन दिन है कि दुनिया की खूबसूरत लड़की मुझसे मिलने आई है। आई लव यू सबा। राशिद ने ये कहते हुए सबा को सर के पीछे गर्दन पर हाथ डालते हुए इसे अपनी तरफ खींच लिया और जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे वो काम शुरू हो गया। सबा बहुत खुश लग रही थी। ये इसकी जिंदगी का पहला खुशगवार तजर्बा था।